नमस्कार, मैं एक्स सर्विसमैन राहुल कुमार आप सभी एक्स सर्विसमैन भाइयों का अपने यूट्यूब चैनल एक्स सर्विसमैन सेकेंड इनिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाने के लिए कोई अच्छा टॉपिक मिला है। रीजन की नाबार्ड डीए की वैकेंसी आई है और उसी के बारे में आज बात करने के लिए आया हूं। एक्चुअली ये वैकेंसी रेगुलर नहीं होती है, 2 साल 3 साल जैसा अथॉरिटी को मैनेजमेंट को सही लगे उस हिसाब से आती है। तो जब आती है तो मौका है, क्योंकि आप बाकी समय में सिर्फ चर्चा कर सकते हैं कि अब आएगी तब आएगी, नहीं आई, अच्छी जॉब है बुरी जॉब है इस तरह की। लेकिन चूँकि रेगुलर नहीं है तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कब आएगी। तो इस बार आई है। वैकेंसी जो है वो पिछली बार से थोड़ी कम है पर बहुत कम नहीं है। पिछली बार एक्स सर्विसमैन की 16 सीटें 17 थी, इस बार 16 हैं, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। और टोटल वैकेंसी जो है 159 है। अब हम आते हैं कि जॉब कैसी है। जॉब डेवलपमेंट असिस्टेंट की है और जैसे बैंक में क्लरिकल जॉब होता है, क्लरिकल स्टाफ ही है ये। थोड़ा काम अलग है, बाकी बैंक में कैश पे काम होता है। यहाँ चूँकि कासा है नहीं नाबार्ड के पास, तो यहाँ कैश का काम नहीं होता है। आप क्लरिकल जॉब में हैं और अपना काम उसी हिसाब से करते हैं। बाकी नाबार्ड डीए का जॉब प्रोफाइल क्या है, उसको क्या पे एंड पर्क्स मिलते हैं, इसके बारे में मैंने एक दूसरा वीडियो बना रखा है ऑलरेडी। वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी आज उतना समय उस पर मैं नहीं दे सकता, क्योंकि एग्ज़ाम है और उसका जो पैटर्न है वो भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। और वैकेंसी जो है एक्स सर्विसमैन की, चूँकि वैकेंसी एक साथ आती है, स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं होती है, तो उसको कैसे हम मतलब समझेंगे, तो उस पर बात करेंगे। बाकी जो हमारे कोई अपने जो बाहर से भी व्यूअर्स हैं, उनके लिए इसमें से एक अच्छी बात ये होती है कि बाकी जगह जो है 28 साल 30 साल अपर एज लिमिट होता है, नाबार्ड डीए में 35 ईयर्स होता है। तो जिसकी उम्र वहाँ निकल गई है तैयारी करने की, वो भी नाबार्ड डीए का एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है। बाकी दूसरा वीडियो है, 1-2 वीडियो मैंने डाले हुए हैं, उसमें जाके देखिए तो आपको जॉब प्रोफाइल वगैरह के बारे में वहाँ जानकारी मिल जाएगी। अब चलते हैं इस बार वाले में। तो सबसे पहले वैकेंसी 159 है टोटल। सबसे ज़्यादा एज यूजुअल, चूँकि महाराष्ट्र में हमारा मुंबई में एचओ है, हेडक्वार्टर है, तो वहीं ज़्यादा रहती है। पिछली बार 75 थी, इस बार 48 ही है। पर हाँ, बाकी स्टेट्स, दूसरे स्टेट्स में थोड़ी ज़्यादा सीटें आई हैं इस बार कंपैरेटिवली। सबसे ज़्यादा सीट जो दूसरे स्टेट में ज़्यादा आई है वो आई है यूपी की। वैकेंसी भी ज़्यादा है तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा है यूपी की, तो ऐसे तो कंपटीशन कम होने का मतलब नहीं बनता वहाँ पे। अब आते हैं कि वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की कैसी देखी जाती है। देखिए, एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी और या पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, वर्टिकल नहीं है। तो आपके लिए कोई अलग से सीट नहीं होती है। जो सीटें वर्टिकल रिजर्वेशन में दी जाती हैं, जो इन कैटेगरीज से जो बंदा सेलेक्ट होता है वो अपने कास्ट कैटेगरी में कंपनसेट हो जाता है। तो आप बोलिएगा कि कोई एक्स सर्विसमैन जो है ओबीसी कैटेगरी का है, अगर वो पास करता है तो क्या जनरल की सीट ले सकता है? नहीं ले सकता है। जनरल की सीट लेने के लिए आपको जनरल से ही प्री और जनरल कैटेगरी का ही मेंस का कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पहुँच पाएंगे। हाँ, एज रिलैक्सेशन एक्स के साथ रहता है। आपकी एज ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर ये इतना आसान होता नहीं है। हाँ, नहीं होता है, एक से एक धुरंधर है। अब आते हैं कि वैकेंसी कैसे दी जाती है। देखिए, वैकेंसी जो है वो एक साथ दी जाती है 16 की। मतलब एक्स में टॉप 16 जो होंगे ऑल इंडिया के, वो उसमें से सिलेक्शन होगा। तो क्या कोई 17वें नंबर पाएगा सिलेक्शन नहीं होगा? हो सकता है। अगर उस 16वें में किसी एक ने ऐसी गलती की हो, ये हो परम्यूटेशन। अब आते हैं कम्बिनेशन पे। कम्बिनेशन बहुत ही टिपिकल मैथ है। मतलब जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ यूपी का। यूपी में 11 सीटें हैं, जनरल की 5 हैं, एससी की 3 है, एसटी की 0 है, ओबीसी की 2 है, ईडब्ल्यूएस 1 है। अगर कोई एक्स सर्विसमैन एसटी कैटेगरी से जो बिलोंग करता है, वो एक्स सर्विसमैन अगर यूपी से अप्लाई करता है, भले उसके नंबर वो टॉप पर क्यों ना हो एक्स सर्विसमैन में, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। और जो 17वां बंदा होगा मेरिट में, वो इन हो जाएगा और वो आउट हो जाएगा। ये है कम्बिनेशन। तो आपको टोटल वैकेंसी के साथ साथ ये भी वैकेंसी देखना पड़ेगा कि आपके स्टेट में आपके कास्ट कैटेगरी में
वर्टिकल रिजर्वेशन में वैकेंसी है या नहीं है। अगर वहाँ नहीं है तो आप कितना भी मार्क्स ले आइए, अनटिल अनलेस यू क्रॉस द जनरल कैटेगरी प्री एंड मेंस मार्क्स, आपका कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एक अच्छी बात इसमें ये निकल के आती है कि अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है, आपके मार्क्स हैं और आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो जो वर्टिकल रिजर्वेशन वाले बंदे होते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है। प्रायोरिटी हमेशा हॉरिजॉन्टल की होती है। मान सपोज कीजिए किसी स्टेट में एक ही सीट है जनरल में, और जनरल एक्स सर्विसमैन जो है, जो इस 16 में आ रहा है टॉप 16 में, वो वहाँ अवेलेबल है। तो उस सीट में जो सिविल कैंडिडेट होंगे बाहर से भरने वाले, उनके लिए जनरल में 0 सीट है, उनका कोई सीट ही नहीं है वहाँ पे। ऐसा हुआ था लास्ट टाइम, हाँ, उत्तराखंड में किसी का जनरल सिलेक्शन नहीं हुआ था। 3 सीट जनरल की थी, तीनों की तीनों सर्विसमैन को चली गई थी। तो ये है फंडा। तो फॉर्म भरते समय इसका बहुत ही ख्याल रखना है कि आपकी कास्ट कैटेगरी की सीटें वहाँ हैं कि नहीं हैं। बाकी ऊपर के 16 में तो आना ही पड़ेगा, ठीक है, ये है। क्योंकि ऐसी गलती कोई नहीं करेगा कि वो कास्ट कैटेगरी से अलग भर देगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जैसा मैं समझा रहा हूँ लोग समझ भी पाएंगे कि आपकी जो कास्ट कैटेगरी है उसकी वैकेंसी उस पार्टिकुलर स्टेट में होनी चाहिए, तभी आप। इनफैक्ट इसमें एक और भी बता सकता हूँ, जैसे कि मान लीजिए किसी स्टेट में जनरल की 2 सीटें हैं, उसी स्टेट में 3 बंदे ऐसे एक्स सर्विसमैन जनरल में आ गए, जनरल से आ गए, जो 16 में शामिल हैं, तो क्या होगा? तो ये होगा कि 2 जो ऊपर वाले हैं उनका सिलेक्शन वहाँ हो जाएगा और तीसरा बंदा आउट हो जाएगा वहाँ से और 17वां बंदा इन हो जाएगा। इसका भी ध्यान रखना है। वैकेंसी एक्स के लिए या पीडब्ल्यूडी के लिए अलग से नहीं आती है। आपकी जो टोटल वैकेंसी है वर्टिकल रिजर्वेशन के हिसाब से आपको सिर्फ और सिर्फ उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। दूसरा, अगर आपकी स्टेट में कोई वैकेंसी नहीं है, जिस स्टेट से आपने फॉर्म भरा है और आपके मार्क्स अच्छे हैं, क्या दूसरे स्टेट से आपका सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। आपका उसी स्टेट से सिलेक्शन होगा जहां से आपने अप्लाई किया है, ठीक है। तो ये हो गया कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट टाइम से चेंजेस क्या हुए थे। चेंजेस हुए हैं मेंस और प्री, इसमें दोनों में लास्ट टाइम जो थे नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम थे, क्वेश्चन का पैटर्न सेम था, पर टाइम ड्यूरेशन नहीं था। प्री में कम्युलेटिव टाइम मिलता था 1 आवर का, मेंस में कम्युलेटिव टाइम मिलता था 2 आवर्स का। इसमें क्या हुआ है, प्री में तो सेम टाइम रखा गया है, 1 आवर का ही है, पर 20-20 मिनट का बाइफर्केशन कर दिया गया है। जैसा IBPS में होता है, SBI में होता है, सेम टाइम से। बस इंग्लिश में वहाँ 20 मिनट में 30 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ इंग्लिश में 20 मिनट में 40 क्वेश्चन आएंगे। तो ये जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है उनके लिए फ़ायदेमंद है, जिनकी इंग्लिश ख़राब है उनके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह है। खैर चलिए, वो तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। और इस मेंस में भी सेम हुआ है, टाइम का बाइफर्केशन किया गया है। अच्छी बात यह है कि पहले सिर्फ 2 घंटे मिलते थे सेम पेपर के लिए, सेम लेंथ के लिए, अब 2 घंटे 15 मिनट मिलेगा, मतलब 15 मिनट ज़्यादा मिलेगा। पर वो 15 मिनट ज़्यादा जो होगा आपको GS वगैरह में मिलेगा, जहाँ वो आपके लिए यूजफुल नहीं होगा। आप उस 25 मिनट में 50 क्वेश्चन GS में है, आप यकीन मानिए 10-12 मिनट में करके बैठ जाएंगे, जो क्योंकि जो आता है, जो नहीं आता है, वहाँ आप कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो और बाकी मैथ रीजनिंग में 30-30 मिनट है, वो आपको कम ही पड़ेगा। 30 मिनट में आप पूरा कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इतना आसान नहीं होगा वो। बाकी कंप्यूटर में टाइम अच्छा खासा दिया है, 20 मिनट में 40 क्वेश्चन आप कर लेंगे आराम से। हाँ, एक डाउट आ रहा था इंग्लिश का। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में जैसे ही आपका टाइम ख़त्म होगा कंप्यूटर का, एट द सेम टाइम इंग्लिश का टाइम शुरू हो जाएगा। मतलब आपको कोई कहने नहीं आएगा एग्ज़ाम हॉल में कि भाई साहब कीबोर्ड उठाओ, आपको कीबोर्ड तुरंत उठा लेना है। सबमिट होते ही क्वेश्चन ओपन हो जाएगा स्क्रीन पर और आपको कीबोर्ड उठा लेना है। इसमें आप 1 मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, 1 सेकंड भी नहीं कर सकते हैं। तो जो भाई लोग CGL की तैयारी कर रहे थे टाइपिंग का, उनके लिए थोड़ा फ़ायदा है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होंगे, तो इसमें क्वेश्चंस होंगे, आपको टाइपिंग नहीं करना है। क्वेश्चंस होंगे 3,
एक प्रेसी होगा, एक लेटर होगा, एक एसे होगा। तो आपको वहाँ पर लिखना है। वो आपको क्वेश्चन का होगा, उसके नीचे स्पेस होगा, उससे स्टेट में कर्सर बिलिंग कर रहा होगा, आपको वहाँ पर टाइप करना है आंसर, दैट्स इट। तो ये है वहाँ पे कि आपको क्वेश्चंस को वो इंतज़ार नहीं, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देने आएगा आपको। वो बंद होगा, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट जो है वो है कंप्यूटर। जैसे ही कंप्यूटर बंद होगा, आपको कीबोर्ड उठा लेना है, टाइपिंग शुरू कर देनी है। ठीक है, आपको जो भी समझ में आता है आप अपने आंसर को उसमें टाइप कीजिए। और इस 30 मिनट में कोई बाइफरकेशन नहीं होगा, तीनों क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से सबमिट, जैसे 30 मिनट ख़त्म होगा एग्ज़ाम सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। और अब आते हैं सबसे फाइनल, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, लेकिन जिसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी चलिए इंटरेस्टिंग है तो बात करते हैं, वो है कट ऑफ। देखिए कट ऑफ तो इसका क्या है कि 1:25 पर लेती है ये प्री पे। तो प्री का कट ऑफ उतना ज़्यादा एक्स का नहीं जाता है। एक्स का कट ऑफ रफली रखिए आपकी 59, 58, 60, क्वेश्चन का जैसा भी लेवल रहेगा उसके हिसाब से, लेकिन 60 के आसपास ही रहता है मोस्ट प्रॉब्ली मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में। ठीक है, स्टेट वाइज कट ऑफ होगा एक्स का, नहीं स्टेट वाइज नहीं, एक्स का कट ऑफ नॉर्मल होगा, सिंगल स्टेप कट ऑफ हो जाएगा उसका। ठीक है, या पता नहीं, शायद मेरे समय में शायद 58 था। ठीक है, तो जो भी हो, मतलब आपको 60 प्लस तो लाना ही पड़ेगा। ठीक है, पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है तो उम्मीद करिए एग्ज़ाम थोड़ा इजी आएगा, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी कोई नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया जाता है तो एक पेपर लिटिल बिट स्लाइटली इजी रहता है कंपेयर्ड। और नाबार्ड का पेपर ऐसे भी इजी आता है। इसमें जो सबसे टफ क्वेश्चन होता है सेगमेंट, वो होता है इंग्लिश का प्री में। इंग्लिश का सेगमेंट प्री में बाकी बैंक से बिल्कुल अलग होता है, थोड़ा सा हार्ड लेवल, मतलब हायर लेवल पे होता है, उतना आसान नहीं होता है उसको करना। मैथ रीजनिंग बाकी बैंक की तरह ही होगा प्री में। अब आते हैं मेंस पे। मेंस में जो मैथ रीजनिंग का लेवल होगा वो होगा आरबीआई के लेवल का, यानी आईबीपीएस से इजी होता है। आरआरबी मेंस की तरह आप ले सकते हैं, उसी लेवल का रहता है। और जीएस जो है वो थोड़ा सा अलग आता है, आपने सिलेबस में देखा भी होगा, जो नोटिफिकेशन का सिलेबस है उसमें वो थोड़ा सा एग्रीकल्चर साइड में रहता है जीएस। ठीक है, तो आपको जो भी सरकार की नीतियां हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, उसका थोड़ा ध्यान रखना है। और बाकी उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी से आता है, बाकी जनरल बैंकिंग से भी क्वेश्चंस होते हैं। इंग्लिश जो है मैंने बता दिया, टाइपिंग होता है, उसमें डिस्क्रिप्टिव रहता है, इसे लिखना है, लेटर लिखना है और प्रेसी लिखना है। ठीक है, कितना वहाँ दिमाग काम करता है मैं कह नहीं सकता, मेरा खुद नहीं कर रहा था, तो प्रेसी में तो मैं ऐसे ही 2 ऊपर का लाइन 2 नीचे का लाइन टाइप करके आ गया था, क्योंकि सिर्फ 3-4 मिनट बचे थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, और मैंने मार्क्स भी मेरे कम ही थे, 50 में 18 नंबर मिले थे। हालांकि जब मैंने बाद में पता किया तो बाकी लोगों के भी 22-23 ऐसे ही थे, जो सिविल से भी आए थे उनके भी यही मार्क्स थे, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपका जो स्कोरिंग एरिया है वो है मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये 3 तो आप कर ही लेंगे। जीएस का थोड़ा ख्याल रखेंगे थोड़ा और आ जाएगा, और इंग्लिश। मैक्सिमम स्टेट्स में जो कट ऑफ है वो 120 के आसपास रहता है जनरल का, और एक्स का कट ऑफ जो है वो 100 के आसपास रहेगा। ठीक है, एक्सेप्ट मुंबई में 5-6 नंबर का वो डिस्काउंट मिल जाता है ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड एलपीटी जो मैंडेटरी है उसके लिए। अब आते हैं एलपीटी पे। एलपीटी जो होता है इसका कैसा होता है ये मैं नहीं बता पाऊँगा बेहतर तरीके से, रीजन कि मैंने हिंदी वाले से स्टेट से अप्लाई किया था, तो मैं एलपीटी में हूँ नहीं, मैंने दिया नहीं था एलपीटी। हाँ, लेकिन मेरे साथ वाले बैच के जो थे एक्स सर्विसमैन, उन कुछ महाराष्ट्र से अप्लाई किया था तो उन्होंने दिया था एलपीटी, तो उन्होंने बताया था कि एलपीटी नॉर्मल होता है, 50 में सिर्फ 20 नंबर लाने होते हैं, और एलपीटी में एक 20 नंबर का तो कंप्रीहेंशन ही होता है उसमें एक, तो आप कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन भी आप कॉपी करके कर सकते हैं, तो उससे भी आपके नंबर आ जाएंगे, मतलब कर लेंगे आप। और एक चीज़ है कि अगर आप कर्नाटका और इस तरह के स्टेट्स में नहीं जाना चाहते हैं, मतलब जो द्रविड़ियन स्क्रिप्चर है उस पर आप नहीं जाएंगे, तो हिंदी वाला जो देवनागरी स्क्रिप्चर है, चाहे मराठी हो चाहे गुजराती हो, आप कर लेंगे उसको, चाहे बंगाली हो आप कर लेंगे। आप यकीन मानिए कोई वर्बल इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है, रिटन पेपर होता है, आप कर लेंगे उसको। ठीक है, फाइनल रिजल्ट के बाद आपको कम से कम 1.5-2 महीने का टाइम मिलेगा
तो आपको सिर्फ एक ही जब काम करना है, एक ही भाषा सीखनी है, तो आप सीख ही जाएंगे हर हालत में। मैंने किसी को आज तक कभी एलपीटी में फेल होते हुए नहीं देखा है, ना सुना है। ठीक है, तो नाबार्ड में इससे पहले भी जो 2 मराठी गए थे हमारे बैच में, वो दोनों ही मराठी नहीं थे, एक उत्तराखंड का था, एक बिहार का था, और दोनों ने ही बड़ा अच्छे से एलपीटी दिया था वहाँ पर। ठीक है, इवन जो मराठी थे उनसे ज़्यादा नंबर ले आया था वो लोग। तो वो कर लेते हैं वो सब। ठीक है, तो इसलिए ये मत हिचकिएगा कि एलपीटी कैसा जाएगा दूसरे स्टेट में अप्लाई करने से। आपको जहाँ सही लगता है वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, डीए में ट्रांसफ़र नहीं होता है, बाकी बैंक की तरह ही। आप जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे उस स्टेट का जो कैपिटल है, वहाँ जो आरओ है, आपकी पोस्टिंग वहीं पर होगी, आप वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर आप अप्लाई करते भी हैं ट्रांसफ़र के लिए किसी ग्राउंड बना के, तो भी उसमें बहुत टाइम लगता है, इमीडिएट ट्रांसफ़र नहीं मिलता है, 5, 6, 7 साल, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। जैसे भी कई बार दूसरे आरओ वाले एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं कि हम नहीं लेंगे दूसरे आपके आरओ से। ऐसा हुआ है कि इससे पहले एसोसिएशन मना कर देता है। ठीक है, तो आप थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा। बाकी अगर सिलेक्शन लेना ही है, नौकरी करनी ही है नाबार्ड में, तो आप देखिए कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ से आपकी वैकेंसी सही जाएगी। ठीक है, बस मुझे लगता है सारे डाउट्स जो मैंने मैसेजेस में देखे थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो अब जो है आप बस तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आइए, बात करते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, बाय।